Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Students, we were doing our topic manufacturing industries. Yesterday we have done this till here. स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी, कमेंट किया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा से बताए। तो इसको मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है हमारी, कपड़े की इंडस्ट्री होती है। तो ये कई सारी इंडस्ट्रीज जो बताई हुई थी हमारी, जो किस पे बेस्ड है, एग्रो बेस्ड है। तो इसमें से इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई कपड़े की इंडस्ट्री है, जो वस्त्र की इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से क्या है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये यूनिक पोजीशन है इसकी इंडियन इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इसका प्रोडक्शन में। तो ये कंट्रीब्यूट करती है 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जितनी भी सारी की सारी इंडस्ट्री इंडिया में है, उसका 14% तो अकेले टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे रही है। यानी कि 14% सारा का सारा जो है प्रोडक्शन इसमें होता है। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इस अकेली में होता है टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री में। और ये 35, अभी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर वर्कर भी ज़्यादा होंगे, तो काम करने वाले भी ज़्यादा होंगे। तो 35 मिलियन लोगों को इसने रोजगार दे रखा है, काम दे रखा है। तो ये भी अच्छी बात है। द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन दूसरे नंबर पर ये एग्रीकल्चर के बाद इसका दूसरा नंबर इसी का है। ये सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को दे रही है। कौन? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी ये ज़्यादा कर रही है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैसे? कपड़ा अगर बाहर जा रहा है, कपड़े से रिलेटेड कोई भी सामान जो है बाहर जा रहा है, तो उससे जो है बाहर की करेंसी हमारे कंट्री में आ रही है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग यानी कि बाहर से डॉलर आ रहे हैं, क्योंकि बाहर हम भेजेंगे तो बाहर से पेमेंट किस में करेंगे? डॉलर में करेंगे। तो हमारे पास डॉलर आ रहे हैं काफी ज्यादा। 24.6% डॉलर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहे हैं हमारे पास, बाहर की करेंसी जो आ रही है। इट कंट्रीब्यूट 4% टूवर्ड्स जीडीपी। अब ये जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रही है 4%। तो कितना ज्यादा हो गया? टोटल 100% में से 4% अकेले ये दे रही है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी बड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है। ये एक अकेली इंडस्ट्री कंट्री की ऐसी है जो सेल्फ रिलायंट है, यानी कि आत्मनिर्भर है। एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, वैल्यू चेन को कंप्लीट भी करती है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट क्या हो गए? जैसे कि कपड़ा बना रहे हैं हम, कपड़ा बना रहे हैं तो पहले तो जैसे कॉटन का प्राइस हो गया रॉ मटेरियल का, फिर उससे फाइबर बना, उसका भी देखो। अब ये कैसे वैल्यू चेन को कंप्लीट कर रही है? फाइबर प्रोडक्शन हो रहा है, कपड़े का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए रॉ फाइबर है, ये भी हमें हमारे यहाँ से खेतों से मिल रहा है। तो ये इसमें भी सेल्फ डिपेंड हो गई। स्पिनिंग है, स्पिनिंग के लिए धागा भी बना रहे हैं और स्पिनिंग कर भी रहे हैं पूरी की पूरी। और जो है वीविंग, निटिंग भी कर रहे हैं और फैब्रिक भी बना रहे हैं, तो कपड़ा भी बना रहे हैं। तो ये काम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और ये पूरा फुल लास्ट तक सब कुछ कर रही है। डाइंग भी हमारे यहाँ पर फैसिलिटी है, फिनिशिंग भी है, और जिससे कपड़ा बन रहा है। और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सारा का सारा वैल्यू चेन, यानी कि यहाँ पर कीमत कम होती है, यहाँ तक कपड़े की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, फिर इसकी वीविंग और नीटिंग होने के बाद और ज्यादा बढ़ जाती है। जब कपड़ा डाई हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तब और ज्यादा कीमत बढ़ जाएगी। फिर गारमेंट मैन्युफैक्चर, जब कपड़ा बिल्कुल फुल तैयार हो जाएगा तो फिर जो है कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पूरा वैल्यू एडिड फिनिशिंग दे रही है कि ये क्या बताया हुआ था हमें? वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, वैल्यू एडिड, हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट भी दे रही है। रॉ मटेरियल से लेकर हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट भी दे रही है। रॉ मटेरियल की कीमत कम होगी और कपड़ा तैयार होने के बाद कीमत ज्यादा हो जाती है। अब आ गया कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल में क्या है? इन एंशियंट इंडिया, पुराना इंडिया जब था, पुराने टाइम में इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक। तो कॉटन टेक्सटाइल थी, जो कॉटन का जो कपड़े बनते थे, वो हाथ से स्पिनिंग करके, चरखे से सूत काटते थे ना, ऐसे उसको स्पिनिंग करना बोलते हैं, ऐसे करके उसके सूत काटते थे इस तरीके से। तो हैंडलूम वीविंग टेक्निक, और ये हाथ से बुनाई करते थे। तो ये वाली टेक्निक थी पहले इंडिया में। फिर क्या हुआ? यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे आफ्टर द 18th सेंचुरी। क्या होने लगा? वो पावरलूम यानी कि बिजली से चलने वाली मशीनें ले आए, कम इन टू यूज, तो यूज में आने लगी। अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। अब क्या हुआ? हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वे जो है बिल्कुल
उनका यूज कम होने लगा। क्यों भाई? क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में ये कम्पीट नहीं कर पाई। जो मिल में कपड़ा बनता था, क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड से जो कपड़ा बन के आता था, रॉ मटेरियल तो हमारा ही लेके जाते, लेकिन वहां से तैयार माल बेचते, तो वो कपड़ा कैसा होता था? वो हल्का भी होता, सस्ता भी होता। तो हमारा इधर बहुत टाइम लगता कपड़ा बनने में, वहां से जल्दी जल्दी बन के आ रहा था मशीनों से। तो इस वजह से हमारा जो है हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उनको बड़ा नुकसान हुआ था इससे, और लोग उनका खरीदने लगे। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। सबसे पहले टेक्सटाइल मिल लगी थी मुंबई में 1854 में। द 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप, इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी। 2 वर्ल्ड वॉर जो हैं वो लड़े गए थे यूरोप में। इंडिया उस टाइम पर एक ब्रिटिश कॉलोनी था। देयर वाज ए डिपेंड फॉर क्लॉथ इन यूके, हेंस दे गेव ए बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो क्या था? बहुत ज्यादा यूके में डिमांड थी क्लॉथ की, तो इससे जो है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डिमांड वो पूरी होती थी, तो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है डेवलप भी हुई। फिर आगे, एज ऑन 30 नवंबर 2011 तक क्या था? देयर वर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री। तो 1946 कॉटन की और ह्यूमन मेड फाइबर थी, जो इंसान जो कपड़ा बनाता था, उसकी टेक्सटाइल मिल थी कंट्री में। उनमें से 80% थी प्राइवेट सेक्टर की, और जो बाकी बची हुई थी वह पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर की थी। अकेले प्राइवेट सेक्टर की 80%, बाकी जो 20% बच गई वो किनकी? पब्लिक सेक्टर वालों की और कोऑपरेटिव सेक्टर वालों की थी। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स। तो क्या था? यहाँ पर बहुत सारी 1000 छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी थी, जो इनमें से 4 से 6 जो है इनमें से थी। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। शुरू के सालों में क्या हुआ कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो वो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में ही कंसंट्रेट थी, वहीं पर थी ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहीं पर थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात में। हमें पता है कि यहाँ पर ब्लैक सोइल होती है और वहां पर बड़े अच्छे से कॉटन यानी कि कपास उगता है, तो यहाँ पर ही इंडस्ट्री बनेगी भाई, जल्दी से वहां से क्या किया जा सके, उसको कपास को चुना जा सके, उनको कपास के मतलब आसानी से कपास मिल सके। इसलिए कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा लगाई गई थी, वहीं पर थी ज्यादातर। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, हाँ, जिससे कि वहां पर रॉ कॉटन मिल जाए यानी कि कपास मिल जाए, मार्केट भी मिल जाए, ट्रांसपोर्ट भी मिल जाए। कैसी ट्रांसपोर्ट? इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, यानी कि पोर्ट फैसिलिटी। अब ये कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात समुद्र के बिल्कुल किनारे पर हैं, वहां पर पोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी कि जहाजों से आराम से जो शिप हैं उनसे आराम से जो है गुड्स उतारा जा सके और दूसरे देश में भेजा जा सके। लेबर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी वहां पर। मोस्ट क्लाइमेट, वहां पर नमी वाला क्लाइमेट भी मिलेगा, जलवायु क्लाइमेट जो होती है मोस्ट वाला यानी कि नमी वाला, तो ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। तो इसलिए महाराष्ट्र गुजरात में थी ये। कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स इट्स लोकलाइजेशन, इस वजह से ये वहां पर इनकी लोकेशन थी कि भाई इसमें इतना सारा फैसिलिटी वहां पर मिल रही थी। दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स ए लिविंग टू फार्मर, कॉटन बॉल प्लकर एंड वर्कर्स एंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सीविंग। अब क्या था? इस इंडस्ट्री के क्लोज लिंक्स हैं किसके साथ? एग्रीकल्चर के साथ। और ये क्या प्रोवाइड करवाती है? फार्मर्स को की लिविंग। कॉटन बॉल प्लकर यानी कि फार्मर्स को इनकम होगी भाई, इंडस्ट्री होगी तो क्यों फार्मर को काम मिलेगा भी, मुझे कॉटन उगानी है। कॉटन बॉल प्लकर, कॉटन बॉल को तोड़ने वाले या बिनने वाले, कॉटन की बॉल जो होती है ना पौधों से अलग करते हैं। एंड वर्कर्स, और जो वर्कर होते हैं एंगेज्ड इन गिनिंग, उसके जो है गिनिंग यानी कि उसके गिट्टे बनाने वाले, उसको रोल बनाने वाले, कुछ इस तरीके से गिनिंग। स्पिनिंग, उसको काटने वाले। वीविंग, उसको बुनने वाले। डाइंग, जो कलर करते हैं कपड़े को, मतलब धागा वीविंग बुनने के बाद उसको कलर करेंगे, डाई करेंगे, फिर डिजाइन देंगे, फिर पैकेजिंग करेंगे, टेलरिंग और सीविंग। इतने सारे लोगों को काम मिलता है इस इंडस्ट्री में।
तो कितना ज्यादा क्लोज लिंक हो गया इन लोगों का इस इंडस्ट्री के साथ। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स स्पोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज। हाँ, ये इंडस्ट्री जो है और दूसरे इंडस्ट्री को भी हेल्प करती है, उनको उनकी डिमांड को भी पूरा करती है। सच एज केमिकल एंड डाइज, जो केमिकल और डाइज बनाती जो इंडस्ट्री, उनको भी फायदा भाई ये उनसे डाई करवाएगी, पैकेजिंग मटेरियल और उनसे पैकिंग का मटेरियल भी लेगी, और इंजीनियर वर्क जिस इंडस्ट्री में चाहिए उसको भी ये हेल्प करेगी। भाई इंजीनियर भी चाहिए इनको, पैकिंग का मटेरियल भी चाहिए, कपड़ा का पैक करना है, डाई भी करवाना है उसको। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्री इतने सारे लोगों को काम देती है और दूसरी इंडस्ट्री को भी हेल्प करती है। अब आगे, वाइल स्पीकिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। Weaving is highly decentralized to provide a scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, जरी, embroidery, etc. अब क्या है, स्पिनिंग जो है वो तो सेंट्रलाइज्ड है सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। स्पिनिंग तो सिर्फ यहाँ होती है इन 3 जगह पर, लेकिन वीविंग जो है वो बहुत जगह होती है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि वो स्कोप प्रोवाइड करती है इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल स्किल, मतलब कि जहाँ जहाँ अलग अलग जगह का अलग अलग जो कपड़ा बनता है, जैसे डिजाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन। हाँ, अलग अलग जगह के डिजाइन, कहीं जम्मू कश्मीर में बन रहा, कहीं और कहीं बन रहा है, तो अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनेंगे वहां पर। कहीं कॉटन का बन रहा है, कहीं सिल्क का, कहीं जरी का, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। तो ये सारा अलग अलग जगह पर होता है इंडिया में, लेकिन स्पिनिंग 3 जगह सेंट्रलाइज्ड है और ये वीविंग जो है ये बहुत जगह होती है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। इंडिया के पास बड़ी अच्छी वर्ल्ड क्लास लेवल की स्पिनिंग है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है स्पिनिंग में, लेकिन वीविंग में लो क्वालिटी इंडिया के पास। बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक की वीविंग में लो क्वालिटी है, तो इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो जो है बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के यार्न होता धागा एक तरीके से, उसको जो है इंडिया अच्छे से यूज नहीं कर पाता। वीविंग इज डन बाई हैंडलूम। वीविंग जो है हैंडलूम से होती, पावरलूम से और मिल से होती है। द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। खादी जो है हाथ से बनाई हुई खादी, काती हुई खादी जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वीवर्स को, बुनकरों को, यानी कि जुलाहों को, कि वो अपने घर पर अपनी एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक छोटी सी इंडस्ट्री अपनी बना लेते हैं, जुलाहे या वीवर्स। Why did महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी? महात्मा गांधी ने जोर क्यों दिया था अपना धागा खुद काटने के लिए और खादी पहनने के लिए, खादी वीविंग करने के लिए? क्योंकि भाई वो चाहते थे बाहर का ना खरीदे, हमारा नुकसान ना हो। अब इंडिया प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक इन इंडिया। इंडिया में फैब्रिक का प्रोडक्शन मिल सेक्टर में तो 3.3%, ये 2009-10 में भी इतना ही था, 10-11 में भी इतना ही था, 3.5 हो गया था, थोड़ा सा बढ़ गया था। पावरलूम ये जो है 84.1 था 2009-10 में, और आगे एक साल में ये इतना ही रहा। हैंडलूम्स 11.3 था, ये कम हो गया। अदर्स 1.3 था, 3 रहा। तो इस तरीके से 100%। 90% ऑफ द वीविंग, कटिंग एंड प्रोसेसिंग इज इन डिसेंट्रलाइज सेक्टर। 90% वीविंग कटिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज सेक्टर में, यानी कि अलग अलग जगह पर बनती है। Why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than the power loom and hand loom? ये जरूरी क्यों हमारी कंट्री के लिए कि मिल सेक्टर लूमेज को कम रखा जाए पावर लूम से और हैंड लूम से। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। इंडिया जो है यार्न को, धागे को जापान में एक्सपोर्ट करता है। अदर इम्पोर्ट ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर, जो दूसरे जो इम्पोर्टर हैं जो इंडिया से सामान मंगाते, कॉटन का गुड्स, कॉटन का सामान मंगाते, वो यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट्स आज रखते हैं यहाँ तक, आगे का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।